Hello everyone, Kanoje sir here and welcome you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study a very beautiful poem which is written by Mr. रविंद्रनाथ टैगोर और इस पोएम को आज हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये जो पोएम है ये गीतांजलि से ली गई है और ये बहुत ही सुंदर पोएम है। इस पोएम को हम पूरा समझने वाले हैं इस वीडियो में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। इस वीडियो में मैं आपको इस पोएम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो आइए फटाफट शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेयर्स द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर्स द माइंड इज विदाउट फियर मतलब जहां हम खुली सोच से जी सके, एक ऐसी जगह, एक ऐसी दुनिया जहां हम खुली सोच से जी सके, जहां पर हमें किसी चीज का डर ना हो, जहां पर हमें खुले विचार हो, हमें हर चीज करने की आजादी हो, एक ऐसा हमारा भारत हो। तो ये जो पोयम है ये गीतांजलि से ली गई है और ये उस समय बनाई गई थी। इस पोयम को उस समय लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, जिस समय हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था। और उस समय गीतांजलि ये नोवेल बनाया गया था। सॉरी स्टूडेंट्स, तो उस समय जो नोवेल लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, गीतांजलि, ये इसलिए लिखा गया था क्योंकि उस समय की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब थी। बहुत वर्स कंडीशन में हमारा इंडिया था। ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पर कब्जा किया हुआ था और उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी चलती थी, जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा योगदान था उस समय हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए। तो लोगों को जगाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। तो यहां पर भी इस पोयम के थ्रू लोगों के तक एक मैसेज पहुंचाया गया, उन्हें जगाया गया है ताकि आपको कैसे रहना है, कैसा हमारा भारत चाहिए, हम किस तरह से मिलजुल कर रहेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, किस किस चीज का हमें फ्रीडम चाहिए। ये सारी चीजें टैगोर जी ने इस पोयम में लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को और आपको समझाते हैं इस पोयम के एक एक लाइन का वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ओके, सो वेयर्स द माइंड विदाउट फियर, एक ऐसी जगह जहां पर हम खुले विचार से, खुले मन से, खुली सोच से रह सके। अब यहां पर देखिए, फियर के बाद 3 डॉट लगाए गए हैं। 3 डॉट का मतलब होता है इलिप्स और इसका यूज जो होता है द फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन, एक तरह का ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का एक रूप है। दिट इज नॉट फुल स्टॉप। सिंगल पॉइंट जो होता है फुल स्टॉप होता है, वहां पर सब कुछ खत्म हो गया। पर यहां पर जो राइटर्स होते हैं वो अपने विचारों को लिखते समय यहां पर 3 डॉट लगा देते हैं। 3 डॉट मीन्स टू बी कंटिन्यू। समझ में आया? ये एक पॉज है, ये एक पॉज है उनके विचारों का। इसके आगे उनके और भी विचार आ सकते हैं, इसलिए यहां पर 3 डॉट लगाया जाता है। ओके, राइटर यूज फॉर इट पॉज। राइटर जो है इसे पॉज के रूप में यूज करते हैं। ओके, कई बार आपने देखा होगा टू बी कंटिन्यू लिखकर आता है, कोई मूवीज होगा या फिर कोई सीरियल हो गई। ओके, तो वहां पर लिख के आता टू बी कंटिन्यू और उसके बाद लिख रहे थे 3 डॉट। याद है, 3 डॉट का मतलब ही समझ लीजिए टू बी कंटिन्यू। ये थॉट्स और आगे चल सकते हैं। अब सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में इनका बर्थ हुआ था। 1941 में इनका स्वर्गवास हुआ था और ये टोटल 80 साल तक जिए थे। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये ऑथर है किसके? गीतांजलि बुक के। उन्होंने गीतांजलि बुक लिखी थी। ऑथर मतलब राइटर। ओके, जो लिखता है, जो बुक लिखता है उसे ऑथर कहते हैं। तो ये गीतांजलि बुक के राइटर हैं। और गीतांजलि जो है, गीतांजलि का मतलब होता है प्रेयर, और गीतांजलि बुक में 103 पोयम की 103 प्रेयर्स थी, 103 पोयम थी, कलेक्शन था वो पोयम का, और उसका नाम दिया गया था गीतांजलि क्योंकि उसमें प्रेयर्स थी और प्रेयर का मतलब होता है गीतांजलि। सो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। और वो जो गीतांजलि, ये जो नॉवेल है, ओके, ये जो बुक है, ये जो गीतांजलि बुक है, इसमें
प्रोफाउंडली मतलब डीपली, सेंसिटिव मतलब डेलिकेट फीलिंग, मतलब डीपली डेलिकेट फीलिंग के साथ फ्रेश और ब्यूटीफुल वर्ड्स वहां पर थे। वर्ड्स मतलब होता है राइटिंग अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। कुछ ऐसी चीजें लिखी गई थी जो रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न मतलब जो हमारे रेगुलर लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में लिखना, दैट इज अ वर्स। तो उस समय जो सिचुएशन थी हमारे इंडिया की, उसी के बारे में ज्यादातर वहां पर लिखा गया था। ओके, तो गीतांजलि जो है वो डीपली डेलिकेटिव फीलिंग वाली एक फ्रेश और ब्यूटीफुल वर्स के साथ बनाई गई थी एक बुक। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature। और उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो नॉन यूरोपियन मतलब यूरोप में ना रहने वाले, मतलब वो इंडियन थे तो यूरोपियन नहीं थे। वैसे यूरोपियन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका था, ओके, पर जो नॉन यूरोपियन है पूरे वर्ल्ड में, नॉन यूरोपियन पूरे वर्ल्ड में अकेले रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था उनके लिटरेचर के लिए 1913 में, और वो लिटरेचर क्या था? गीतांजलि। This poem is one of his vastly read and discussed poem। और इनके बुक में काफी सारी पोयम थी, पर उन सब पोयम में ये वन ऑफ द बेस्ट ऐसी पोयम थी जो बहुत ज्यादा वास्टली थी, मतलब कई लोगों तक पहुंचाई गई थी और सबसे ज्यादा चर्चा में थी, सबसे ज्यादा डिस्कस हुई थी, काफी फेमस हुई थी। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। सबसे पहले ये जो बुक थी वो बंगाली में प्रिंट हुई थी, बंगाली में लिखी गई थी, और उसके बाद फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको वर्ल्ड वाइड लाने के लिए इन्होंने खुद ने फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। दिस पोएम इज अ फॉर्म हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। और ये जो पोएम है, ये पोएम उस बुक से ली गई है जो कलेक्शन ऑफ पोएम है, मतलब एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम, जहां पर बहुत सारी पोएम्स रखी गई थी। तो कलेक्शन ऑफ पोएम किस में है? गीतांजलि में है। गीतांजलि क्या है? एक प्रेयर की, एक पोएम की एक बुक है। तो उस बुक में से इस पोएम को लिया गया है। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। टैगोर उस समय रहते थे हमारे इंडिया में जब हमारा भारत ब्रिटिशों के अधीन था। इन दिस पोएम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, इस पोएम में पॉलिटिकल फ्रीडम, जो ब्रिटिश से हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, इसके अलावा टैगोर ने इस पोएम में और क्या क्या कहा है वो देखिए। मतलब यहां पर देखिए, दिस पोएम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें मिलना ही चाहिए, उसके अलावा टैगोर ऑल्सो अपील टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और यहां पर हमें पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिले ही मिले, मतलब जिस तरह से हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन है तो हमें स्वतंत्रता मिले ही मिले, हमें आजादी तो मिले, पर इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि हमें सामाजिक, ओके, सोशल मीन सामाजिक, एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रीडम हमारे इंडिया को मिल सके, ताकि हमारा भारत देश, एक भारत देश के लोग और हमारा भारत देश अच्छी तरक्की कर सके और यहाँ के जो लोग हैं एक अच्छी लाइफ जी सके। तो यहां से पोएम शुरू होती है। आइए अब शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। मतलब कि भारत एक ऐसा हो, दुनिया एक ऐसी हो, वर्ल्ड एक ऐसा हो जहां पर हम रहते हैं, वो जगह एक ऐसी हो, वेयर मीन्स जहां, वेयर मतलब कहां भी होता है, जहां भी होता है, यहां पर वेयर का मतलब होगा जहां। वेयर इज द माइंड विदाउट अ फेयर, एक ऐसी जगह जहां पर हमारा जो माइंड हो वो बिना किसी डर के जिए, बिना किसी फियर के जिए, और हम खुले विचारों से, खुले मन वाले हम उस कंट्री में रह सके। एंड द हेड इज हाई वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान का भंडार हो, जहां पर हर चीज करने की हमें अनुमति हो, जहां पर किसी चीज की रोक टोक ना हो, ऐसे खुले विचार वाले जगह पर हम
जिए, ऐसे खुले विचार वाले जगहों पर हम रहे। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, मतलब जहां पर दुनिया जो है वो खंडित ना हो, दुनिया जो है वो खंडित ना हो, ठीक है, टुकड़ों में। यहां पर जो फ्रेगमेंट का मतलब होता है वो टुकड़ों में, पीसेस मींस टुकड़ों में। एक ऐसी दुनिया जो खंडित ना हो, है ना। हमारी दुनिया अभी खंडित है, हम अलग अलग देश में जी रहे, अलग अलग देश की अलग अलग बाउंड्री है और हर देश में जाने के लिए काफी सारी रोक टोक है, तो ये बाउंड्रीज बनाई गई है। तो एक ऐसी दुनिया हो या फिर एक ऐसा भारत हो जिसमें किसी चीज की कोई बाउंड्रीज ना हो, किस बिल्कुल टुकड़ों में वो ना बटा हो। ओके, बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल। अब ये जो बाय द नैरो मतलब ये जो लाइन है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, यहां पर वर्ल्ड का मतलब इंडिया लिया गया है, ऐसा समझिए आप। और क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा चलती थी उस समय, तो वहां पर उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि एक ऐसी दुनिया हो, एक ऐसा भारत हो जहां पर लोग एक दूसरे को नैरो डोमेस्टिक वॉल से डिवाइड ना करे। अब ये नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या होती है, देखो, डिवीजन ऑफ पीपल मतलब लोगों का विभाजन करना अकॉर्डिंग टू उनके धर्म से, उनके क्लास से, उनकी कास्ट से और उनकी कलर से। उस समय धर्म भेद, जाति भेद, रंग भेद, वर्ण भेद, ठीक है, ये सब हुआ करता था, है ना। काला गोरा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति धर्म, ये सब भेदभाव चलते थे। तो इस पोएम के जरिए रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से कह रहे कि भारत एक ऐसा हो, एक ऐसी जगह हो जहां पर इस तरह के बिल्कुल भी भेदभाव, मतभेद ना हो। वेयर वर्ल्ड tireless striving stretches its arm towards the perfection। देखो, where words come true from the depth of truth। where the words come out from the depth of truth, यहां पर टैगोर जी कह रहे हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हमारे मन के अंदर से जो भी विचार आ रहे हैं वो दिल के अंदर से पूरी सच्चाई के साथ आने चाहिए। वेयर द कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब पूरी सच्चाई के साथ, पूरे दिल से, पूरी सच्चाई के साथ हम जो भी सोचते हैं वो सारे विचार हमारे मन में पूरे सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ आना चाहिए। वेयर द टायरलेस स्ट्रेविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म का मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल, मतलब जहां पर हम पूरे सच्चे मन के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी फ्रॉड के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे और क्या करें, कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। कंटिन्यूअस एफर्ट और स्ट्रगल अगर हम कर सके तो हम हमारी दुनिया को, हम हमारे देश को परफेक्शन की तरफ जरूर लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, वेयर द clear stream of reason has not lost its way into the dairy desert sand of deed habit। देखो, where's the clear stream, clear stream मतलब होते हैं अच्छे कर्म, तो where the clear stream of reason has not lost its way, तो जो अच्छे कर्म करेगा, है ना, जो अच्छे कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा, वो कभी भी अपना रास्ता नहीं खोएगा। वेयर द क्लियर स्ट्रीम मतलब जहां पर अच्छे कर्म होते हैं, जहां पर अच्छे काम होते हैं, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी अपनी मंजिल पर नहीं भटकता। इनटू द डेरी डेजर्ट, डेरी डेजर्ट मतलब और जो अंधविश्वास, डेरी डेजर्ट मतलब अंधविश्वास है। इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड्स ऑफ डीड हैबिट, मतलब अगर आप अंधविश्वास करते हो, ओके, अगर आप अंधविश्वास करते हो तो ये जो हैबिट है ये बहुत ही बुरी हैबिट है। डेजर्ट, डेरी डेजर्ट सैंड, सैंड मतलब एक रेत वाला, मतलब डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट में अगर बीच में, अगर डेजर्ट में अगर आपको रख दिया जाए तो डेजर्ट में दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है, जहां पर रास्ता कभी नहीं नजर आता और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, पर अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है
या फिर आप अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, तो आप रेगिस्तान के एक ऐसे डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में एक ऐसी जगह फंस जाओगे जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल पाएगा। मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो अपनी मंजिल पर जाओगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी, ये जो दी है ना, दी का मतलब होता है यू। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर द माइंड लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब हमने बहुत सारी गलतियां की है। यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, पर प्रभु अब आप ही इस चीज को सुधारे। इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, और हमारे जो थॉट होनी चाहिए वो कैसे, एवर वाइंडिंग। ये देखिए, एवर वाइंडिंग मतलब था फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, मतलब हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा बनाइए कि हम अच्छा सोचे, बड़ा सोचे और हमारे देश को आगे लेकर जाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और यहां पर सबसे अच्छी लाइन यहां पर रविंद्रनाथ जी ने बोली है, माय फादर मतलब गॉड से, ओके, अपने भगवान से कहा है कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मतलब हमारा जो देश हो, हमारा जो हम जहां रहते हैं वो कैसा हो, फ्रीडम से भरा हो। हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम, गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, मतलब जहां पर हम पूरी तरह से हमें आजादी हो, हम अच्छा सोच सके, अच्छा बोल सके, अच्छा रह सके, जहां पर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एक ऐसी दुनिया आप बनाएं जहां पर लोग सोए हुए हैं, उन्हें प्रभु प्लीज कृपया आप जगाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। सो दोस्तों, ये जो पोयम थी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी हुई, ये पोयम एक बहुत ही अच्छी पोयम है जो हमें एक अच्छे विचार बताती है। उस समय की जो सिचुएशन थी, उस समय की सिचुएशन को लेकर ये पोयम लिखी गई थी, जहां पर लोगों को भी एक मैसेज था और गॉड से भी एक प्रार्थना की गई थी कि हमारा देश कैसा हो। भगवान से एक प्रार्थना की गई कि भगवान कृपया हमारी मदद करे, ईश्वर हमारी मदद करे कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और आजाद हो, जहां पर हर कोई खुले विचार, खुले मन वाला हो, जहां पर किसी के मन में भेदभाव, धर्म भेद ना हो, जहां पर कोई छल कपट, फ्रॉड ना हो, एक ऐसा सुंदर देश हमारा हो। ये इस पूरी कविता का सार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो पोएम है, ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।